आज हम संधारित्रों का संयोजन व उपयोग देखेंगे, यानी कि कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स यूज। देखिए, ये K-12 और टेक्निकल स्टूडेंटों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटरों का यानी संधारित्रों का श्रेणी संयोजन क्यों किया जाता है और श्रेणी क्रम में क्या धारिता पर प्रभाव पड़ता है। तो हम सपोज करते हैं, मानते हैं कि दो कैपेसिटर जिनकी धारिता C1 और एक कैपेसिटर की धारिता C2 है। इसकी C2 है। अब देखिए, मैं प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली तरीके से दोनों से आपको इनके कनेक्शन का महत्व समझा रहा हूं कि C1 जिसकी धारिता है उसके पट्टियों का यानी स्ट्रिप्स का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कैपिटल A है, और जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी पट्टी का क्षेत्रफल आपका स्ट्रिप का जो है वो A2 है। और इनके बीच जो परावैद्युतिक पदार्थ भरा हुआ है, डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, उनकी मात्रा यानी उसकी सामर्थ्य भी अलग अलग है। तो देखिए कि जब आप दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि ये आपका बिगिनिंग है, ये एंड है, ये बिगिनिंग है और ये एंड है। अगर आपने इसके बिग एंड को बिगिनिंग से मिला दिया तो ये संयोजन आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होगा। यानी अंत से प्रारंभ, अगर कोई युक्ति या कैपेसिटर या प्रतिरोधों को मिलाया जाए तो ऐसा क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। अब देखिए, आपको श्रेणी क्रम की विशेषता पता है कि श्रेणी क्रम में सदैव वोल्टता का पतन होता है। वोल्टता का पतन होता है, यानी वोल्टता जो है, स्रोत वोल्टता, वो टूट जाती है। तो माना कि इस कैपेसिटर के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता V1 है और इसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता V2 है। अब देखिए कि हम जानते हैं कि एक संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस C बराबर Q/V, और अगर अपन B बराबर निकालें तो Q/C। ये समीकरण मैंने एक डाल दिया। आई होप यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। आवेश बटे धारिता वोल्टता बराबर हो गया। लेकिन अगर इन दोनों संधारित्रों को मैंने एक स्रोत से जोड़ा और वो है B, और इन पर वोल्टता पतन V1 V2 हो रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में कुल वोल्टता, श्रेणी क्रम में कुल वोल्टता बराबर होगा B बराबर V1 प्लस V2। ये समीकरण में 2 डाल रहा हूं। अब देखिए, यहां अगर आप देखें कि इस फार्मूले से V1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आवेश आपका धारा का एक पथ होता है, इसलिए आवेश की मात्रा श्रेणी क्रम में समान होगी। इसलिए Q/C1 ये हो जाएगा V1 बराबर, और V2 बराबर हो जाएगा आपका Q/C2। और इस वैल्यू को आप यहाँ पुटअप कर दीजिए।
तो C बराबर तो है Q बटे B बराबर तो है Q बटे CT मान लेता हूं टोटल, और यहाँ Q बटे C1 प्लस Q बटे C2, और Q यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है Q बटे CT, यानी Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और Q से Q कैंसिल आउट, यानी कि 1/CT बराबर 1/C1 प्लस C2। ये हमने देखा कि श्रेणी क्रम में कुल धारिता का मान का व्युत्क्रम व्यक्तिगत धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये आपने यहां देखा, यानी कि श्रेणी क्रम में जब समांतरों कैपेसिटरों को जोड़ेंगे तो धारिता का मान यानी कुल धारिता उस परिपथ में जुड़े हुए व्यक्तिगत संधारित्र यानी अल्प से अल्प संधारित्र से भी कम आएगा। उसका मान CT का मान आपका आएगा कि C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आप ये माने कि 5 माइक्रोफैराडे का ये एक संधारित्र है और 10 माइक्रोफैराडे का ये एक संधारित्र है, तो श्रेणी क्रम में उच्च संधारित्रों से धारिता का मान निम्न प्राप्त किया जा सकता है। तो एक कंपटीशन में आपके प्रश्न आया था कि आपको एक छत पंखे के लिए 3 माइक्रोफैराडे की धारिता आवश्यक है, जिसके लिए आपके पास 6 माइक्रोफैराडे के संधारित्र उपलब्ध हैं। तो आप उस पंखा को कैसे स्टार्ट करोगे? तो उसके लिए आप देखिए कि आप क्या करेंगे, 1/CT बराबर 1/6 प्लस 1/6। आप 6 यहाँ लेंगे तो 1 + 1 यानी कि ये आ जाएगा 2/6 1/3, यानी CT बराबर 3 माइक्रोफैराडे। यानी 2 संधारित्रों को आप श्रेणी क्रम में अगर संयोजित कर दोगे तो वो 6 माइक्रोफैराडे के संधारित्रों से वो 3 माइक्रोफैराडे की वैल्यू के बराबर कार्य करेगा और वो पंखा आपका स्वचालित हो जाएगा। तो आई होप यहाँ आप श्रेणी क्रम का अर्थ समझ गए होंगे कि जहां हमें धारिता का मान कम करना है उच्च से, तो वहां कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की। और वैसे भी आप देखें, ये मैं एंड में प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका किस तरीके से धारिताओं की मूल्य कम हो गया था। अब बात कर रहे हैं हम समांतर क्रम की। समांतर क्रम, अब देखिए वही आपके संधारित्र हैं, एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है। अब बिगिनिंग एंड और बिगिनिंग एंड। अब देखिए बिगिनिंग से बिगिनिंग जोड़ा जाएगा और एंड से एंड जोड़ा जाएगा। यानी ये क्रम अगर आपका इस तरीके से होगा तो ये संयोजन आपका क्या कहलाएगा? समांतर संयोजन। लेकिन समांतर संयोजन में वोल्टता स्थिर रहती है। यदि इनको हम किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ें, मान लीजिए कुल वोल्टता B से जोड़ा गया, तो वोल्टता का मान स्थिर रहेगा। टूटेगी
तो आपकी धारा यानी कि आवेश का विभाजन होगा। तो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि C बराबर Q/V, लेकिन यहाँ Q टूटेगा तो Q बराबर क्या हो गया CV, यानी QT बराबर हो गया CV। ये समीकरण 1 डाल दिया मैंने। और अब देखिए कि इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है और वोल्टता हमारी समान है। तो श्रेणी समांतर क्रम में आपके आवेश का विभाजन होगा, यानी कुल आवेश की मात्रा व्यक्तिगत आवेशों के योगफल के बराबर होती है। और वैसे भी आप समांतर में देखते हैं कि IT बराबर I1 प्लस I2 होगा। यह आपने प्रतिरोधों के संयोजन में भी देखा होगा। तो यहां से मैं Q1 अगर निकालूं तो यह आ जाएगा C1V समीकरण 2 और Q2 बराबर हम लिख सकते हैं C2V समीकरण 3। अब यहां पर इसकी वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए कि QT बराबर क्या है CV और इधर आपका क्या हो गया C1V प्लस C2V। तो V यहाँ पर आपका ओवेलिस्ट है C1 प्लस C2 और CV और B से B कैंसिल आउट हो गया आपका, तो CT यानी कुल धारिता बराबर व्यक्तिगत धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो जहां हमको धारिता का मान उच्च प्राप्त करना हो वहां हम कैपेसिटरों को किस क्रम में संयोजित करेंगे, समांतर क्रम में। अब देखिए इनका यूज यानी उपयोग। तो आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी शक्ति गुणक सुधारा जाता है वहां संधारित्रों को लाइन के समांतर में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि धारा को हम अग्रगामी करना होता है। धारा को कैपेसिटर लीड करने का काम करता है और धारिता का मूल्य बढ़ा करके हम उस परिपथ में जो धारा की कमी हुई है उसे पूरा करके और शक्ति को उसके गुणज में बढ़ा देते हैं और उस लाइन का शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर सुधर जाता है। अब देखिए संधारित्रों का प्रयोग कला विभाजन के लिए भी किया जाता है, फेज को स्लिप्ट करने के लिए भी किया जाता है, चिंगारी को दबाने के लिए भी किया जाता है और ट्यूबलाइट परिपथों में भी किया जाता है। तो ये सारे प्रयोग आपको जो है खुलकर समझने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।